देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं। पहला क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपको? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। मैंने फर्स्ट लेक्चर में डेमो वाले में ही आपको बहुत डिटेल में बताया था क्वांटाइजेशन, फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में था शायद, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि फर्स्ट में आपका ओरिजिन ऑफ चार्ज मैंने कराया था तो सेकेंड में था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटम मैंने बताया था वर्ड कहाँ से आया, क्वांटम फिजिक्स से। क्वांटम आया प्लैंक्स थ्योरी से, जिसमें उन्होंने कहा पैकेट के एनर्जी के बंडल्स होते हैं और एनर्जी कभी कंटिन्यूअस नहीं होती, डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में मूव करती है। और एक पैकेट, एक बंडल की एनर्जी h न्यू, और एक पैकेट को क्या बोलते थे, फोटॉन या 1 क्वांटा। तो जो क्वांटम वर्ड है, क्वांटम, क्वांटम सिंगुलर है, क्वांटा प्लूरल, तो जो क्वांटम है एक सिंगल पार्टिकल। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कैसे ये वर्ड यूज हुआ, चार्ज हमारा किसके कारण जनरेट होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होते। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, क्योंकि आज तक हम क्या मानते हैं, साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है आज तक कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। इलेक्ट्रॉन होल नंबर है, उसको हम उससे ज़्यादा छोटा, हालांकि क्वार्क थ्योरी भी चल रही है जो ये मानती है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिवाइड किए जाते हैं, लेकिन उससे भी प्रॉपर्टीज प्रूफ नहीं हो रही। तो वो एक हाइपोथेटिकल अजम्पशन है, कभी प्रूफ हो गया तो आपकी एंटायर फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी। ठीक, अभी फिलहाल डाल्टन्स मॉडर्न थ्योरी ही स्टिल कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड। अब जब इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते तो वो एक होल नंबर है, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक होल चार्ज हुआ, होल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो चार्ज हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर होगा, यानी Q इज इक्वल्स टू n इंटू ई, प्लस माइनस n इंटू ई। अगर इलेक्ट्रॉन A बॉडी से B में गए तो A पे डेफिशिएंसी हुई तो प्लस n ई चार्ज हुआ, B पे एक्सेस हुई तो B में माइनस n इंटू ई। तो चार्ज क्वांटम फॉर्म में हमेशा ट्रांसफर होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट इसका बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा वाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज when dealing with macroscopic, that is large scale charges। बात समझ में आ रही है? जब लार्ज स्केल चार्जेस हैं, मैक्रोस्कोपिक, समझ लो, लार्ज स्केल चार्जेस यानी 10 टू द पावर -6 से बड़े चार्जेस। माइक्रो 10 टू पावर -6 है या उससे छोटा। माइक्रोस्कोपिक हम किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू 10 टू द पावर -6 हो या उससे छोटी हो, उसको हम माइक्रोस्कोपिक। और जिसकी वैल्यू 10 टू पावर -6 से ग्रेटर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो। तो उन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन में कि वाई वन कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक, दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। ठीक, तो देखो इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे, केवल कंसेप्ट से नहीं लिख पाएंगे। तो मैं देखो आपको बताती हूँ, यहाँ मैं लिखूंगी मैक्रोस्कोपिक, दोनों का कंपैरिजन करके बता रही हूँ। मैक्रोस्कोपिक क्वेश्चन नंबर है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है। इधर मैं लिखूंगी मैक्रोस्कोपिक और यहां लिख रही हूं फॉर माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज भी लिख सकते हो आगे। तो देखो जब मैक्रोस्कोपिक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब Q की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 10 टू पावर -6, -6 से ग्रेटर हुई। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया कि Q की वैल्यू 10 टू द पावर -5 हुई कूलम, सपोज फॉर एग्जाम्पल लेट Q इज इक्वल्स टू दिस। 10 टू पावर -6 से ग्रेटर है क्योंकि -5 है, 10 टाइम्स ग्रेटर है ये, समझ रहे हो? मतलब ये जस्ट मैंने माइक्रो से बढ़ा लिया बस। अब आप देखो यहाँ पे आप Q इज इक्वल्स टू n इंटू ई से n कैलकुलेट करो।
क्योंकि n के बिना कैलकुलेट किए हम क्वांटाइजेशन का मतलब होल नंबर नहीं निकाल पाएंगे। अब n कितना हुआ, q अपॉन e, तो q आपका है 10 टू द पावर -5 और ये है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो नियरली 1.2 और आगे भी जाएगा इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा, देखो 10 टू द पावर 14। अब आप देखो अगर मैं कहूँ कि 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 है तो ये क्या हुआ 1 2, ये इतना हुआ, तो ये होल नंबर ही तो हुआ कि हमने कितने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया 1200। तो जब पावर इतनी बड़ी है 10 टू द पावर 14 तो डेसिमल कहीं भी लगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वांटाइजेशन लेने की हमें जरूरत ही नहीं है। इतने सारे 0 0 0 आएंगे कि ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाएगा और क्वांटाइजेशन आप नहीं लेने की जरूरत ही नहीं। क्वांटाइजेशन लेने का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। अब जैसे माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक में Q लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा 10 टू पावर -6, माइक्रो के बराबर 10 टू पावर -6 या उससे छोटा। वैसे तो माइक्रोस्कोपिक को कहते हैं 10 टू पावर -6 से छोटी क्वांटिटीज माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो जो हमें नेकेड आई से दिखाई दे ग्रेटर देन 10 टू पावर -6। अब इसमें देखो n निकालो तो Q अपॉन E, और इसको भी मैं एज्यूम कर लेती हूँ, यही ले लेती हूँ, चलो 10 टू पावर -7 लेट Q इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -7, जरा सा उससे बस नीचे लिया कूलम्स। तो यहाँ देखो n आपका आ गया Q बाई E, तो Q कितना है 10 टू पावर -7। नहीं, यहाँ आपको माइक्रोस्कोपिक में तो इलेक्ट्रॉनिक लेना पड़ेगा चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, क्योंकि हम क्वांटाइजेशन किस में निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन में। केमिस्ट्री में वो वैलेंसीज पढ़ी है, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ट्रांसफर कर सकते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन से लेके वैलेंसी +4 -4, समझ रहे हो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सपोज Q हमारा हो गया, माना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हुआ 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, या हमने 1 नहीं लिया, लगभग इतना ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन सपोज ट्रांसफर किए, तो 4 इंटू 10 टू पावर -19। अब जब आप n निकालोगे तो 4 इंटू 10 टू पावर -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, तो अब ये देखो कट गया, कैंसिल हो गया। अब अगर मैंने इसको 4 नहीं लिया होता, 1 लिया होता, तो यही आता 1.2। अब इतना भी लिया है तो आपका देखो एक 0 हुआ, 3 पॉइंट कितना आएगा 2.5 नियरली, देख रहे हो। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हुए, एक आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, या और कुछ वैल्यू लेती मैं, मान लो 1 लेती, 1 इलेक्ट्रॉन, Q के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है माइक्रोस्कोपिक में, तो आपका ये 1.2 आता जो इधर आया, तो क्या 0.2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो इसलिए इनके, और इसको आप नियरली इक्वल को 3 भी नहीं कर सकते हो, 5 भी नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को लेना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन होल नंबर में ट्रांसफर हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे हैं तो हम क्वांटाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे। जैसे मैंने एक आध क्वेश्चन में आपको कहा था कि 5.1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, तो आप इसको नियरली क्या मान लोगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। कहीं अगर आपका 4.87 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो हम क्या मान लेंगे नियरली 4, समझ रहे हो, इस तरह से। तो यहाँ वी डील विद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लेकिन इस केस में आपको राउंड अप करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि पावर इतनी लार्जर है, इतनी बड़ी पावर है कि वो अपने आप ही आपका सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसिडर नहीं करना है, और इस केस में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को कंसिडर करना है। बात समझ में आ गई। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब जिनका चार्ज 10 टू पावर -6 या उससे ग्रेटर हो। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि ग्रेटर 10 टू पावर -5 ले लिया। कुछ भी आप ले सकते थे, 10 टू पावर -1 ले सकते थे, 10 ले सकते थे,
आप जितना लोगे उसके अकॉर्डिंग ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। अब क्या होगा कि भाई इसके संग अगर आप डेसिमल हटाओगे तो वैसे ही 12 इंटू 10⁻13 हो गया। अब 12 के आगे आपके 10 जीरो हैं, 14 जीरो हैं, 12 जीरो हैं, इतने सारे जीरो हैं, तो क्वांटाइजेशन तो ऑलरेडी हो गया। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जब हो गया तो हमें होल नंबर अपने आप ही आएगा, तो क्वांटाइजेशन लेने की जरूरत ही नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेसिमल या फ्रैक्शन में साथ में आएगा, इसलिए हमें यहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। बाकी एनसीईआरटी ने भी एक पैराग्राफ दिया, उन्होंने भी एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया है चैप्टर के अंदर। तो जिन लोगों के पास एनसीईआरटी हो या अपनी न्यूटन फिजिक्स हो, प्रदीप फंडामेंटल हो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हेडिंग को एंड तक डिटेल में पढ़ना, तो उसमें और आपको क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। क्योंकि यहाँ डेसिमल आएगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ साथ में पावर नहीं है, लेकिन यहाँ आपका डेसिमल पावर इतनी ज़्यादा है कि वो डेसिमल अपने आप ही सॉल्व हो गया। तो यहाँ हमें क्वांटाइजेशन ले या ना ले वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, लेकिन यहाँ हमको डील करना पड़ेगा विथ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गई। तो मैंने मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी लेके कर लिया। क्लियर हो गया। आगे समझे। इसको जरूरी नहीं है 4 इंटू 10⁻19 लो, कुछ और ले सकते, मैंने नोट्स में कुछ और लिया होता। माइक्रो का मतलब जिन पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, ठीक है, वहाँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर अब आपका आया, देखो क्वेश्चन नंबर 5th देखो। क्वेश्चन नंबर अब आपका 5th क्या कह रहा है, देखो ये देखो 5th उन्होंने कहा है व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ चार्जेस अपीयर्स ऑन बोथ। वैसी सीधी सी बात है, मैंने कुछ सेट ऑफ पेयर्स में लिखे थे ग्लास रॉड, और उसके बाद इन्होंने सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो इन पे चार्जेस आते हैं। अब उन्होंने कहा है कि a similar phenomena is observed with many other parts of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. अब क्या लिखोगे। पहले तो सिल्क क्लॉथ को से जब हम किसको रब करा है उन्होंने, ग्लास रॉड को, ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं, एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफर हुए, एक पॉजिटिवली चार्ज हुई, एक नेगेटिवली चार्ज। क्या फिनोमेना है ये। फर्स्ट डेमो लेक्चर में ही मैंने आपको ओरिजिन चार्ज के बाद पहली ही लाइन यही थी, ठीक, ओरिजिन ऑफ चार्ज में बाय फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है। फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी से हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हुआ फिनोमेना, ड्यू टू फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, ठीक, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वी कैन create charge on some definite set of pairs of bodies। ठीक है। अब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ और भी पूछा है आगे, इन्होंने देखो क्या पूछा है। उन्होंने कहा है हाँ, explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge। हाँ, अब law of conservation of charge कैसे हुआ। आपका सपोज एक बॉडी ये है A और ये B बॉडी है। अब माना दोनों को रब किया, तो रब करते समय इससे इलेक्ट्रॉन इसमें गए, ट्रांसफर हुए, तो A पे भाई इसमें गए तो माइनस चार्ज Q आया, इस पे कितना आया B पे प्लस Q। तो हमारा जो Q टोटल सिस्टम पे है वो कितना आया सिग्मा Q, यानी माइनस Q प्लस Q, और ये कितना हुआ 0 कूलम। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लग रहा है। पहले भी न्यूट्रल थे दोनों, अब भी टोटल चार्ज कितना आ रहा है 0। भाई पहले इस पे Q ऑन A 0 और Q ऑन B 0, दोनों में 0 था। जब हमने दोनों को रब किया, इससे इलेक्ट्रॉन लेट, मतलब ये एज्यूम कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि A से B में जाएंगे या B से A में, वो डिपेंड करेगा आपका सेट क्या है। अब जैसे यहाँ ग्लास रॉड है, तो ग्लास रॉड पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ग्लास रॉड से जब सिल्क क्लॉथ को रब करोगे तो इसका मतलब सिल्क क्लॉथ में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। तो B मैंने सिल्क क्लॉथ को ही मान लिया कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए।
तो सिल्क क्लॉथ पे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि डेफिशिएंसी हुई, और ग्लास रॉड पे नेगेटिव चार्ज। तो पहले दोनों न्यूट्रल थे, टोटल चार्ज Q टोटल बिफोर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी 0 कूलम है, और आफ्टर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी 0 कूलम है। तो बिफोर रबिंग और आफ्टर रबिंग, या बिफोर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और आफ्टर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, टोटल चार्ज 0 आ रहा है। तो चार्ज में कोई चेंज नहीं हुआ, ना ये क्रिएट हुआ ना ये डिस्ट्रॉय हुआ, इट मीन्स इट रिमेन्स कंजर्व। क्लियर हो गया? इस तरह से आपको लिखना है, समझ गए? यहाँ एक लाइन क्या आ जाएगी, देयरफॉर इट रिमेन्स कंजर्व। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 4 पॉइंट चार्जेस 0.2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम 2 पॉइंट नहीं +2 माइक्रोकूलम अगेन +2 एंड अगेन -5 आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये बोर्ड में आ चुका क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखो एक स्क्वायर है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन मैं समझा दे रही हूँ डिटेल में, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। ABCD, अब इस पे उन्होंने कहा है +2 माइक्रोकूलम, इस पे -5 माइक्रोकूलम, अगेन +2 माइक्रोकूलम और अगेन -5 माइक्रोकूलम, और सेंटर पे उन्होंने कितना चार्ज दिया है, +1 माइक्रोकूलम। और आपसे क्या कहा है, कैलकुलेट फोर्स ऑन द चार्ज +1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट सेंटर। +1 माइक्रोकूलम पे आपको फोर्स निकालना है। तो हमारा रेफरेंस चार्ज क्या हुआ, +1 कूलम। तो मैंने क्या कहा था कि अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जो रेफरेंस चार्ज है उसको आप देखोगे कौन कौन से चार्जेस फोर्स लगा है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्योंकि ये मल्टीपल सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस, ठीक है, अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। तो अब देखो इस चार्ज को फोर्स ये लगाएगा जो ए कॉर्नर पे है। अब साथ साथ देखते चलो ध्यान से, ए पे पॉजिटिव चार्ज है, बी पे भी, ओ पे भी पॉजिटिव, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पर मुझे केवल एरो किसका लगाना है कि ए क्या कर रहा है, क्योंकि रेफरेंस चार्ज को ए फोर्स किस तरह लगाना है, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, ये आ गया, ये अपने से दूर हटाएगा क्योंकि पॉजिटिव है। बात समझ में आ गई? अब इसके सामने देखो आप, सामने वाले चार्ज पे ये भी +2 माइक्रोकूलम है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये भी रिपेल करेगा रेफरेंस चार्ज को, तो इस ये भी अपने से दूर हटाएगा। और इसका क्या आएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ओ ड्यू टू सी, सी कॉर्नर चार्ज सेंटर फोर्स पे, सेंटर पे जो चार्ज प्लेस्ड है ये भी उसको रिपेल करेगा। तो अब आपको यहीं से समझ में आना चाहिए कि ये दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, यानी इन दोनों के बीच में फोर्स हम अगर कैलकुलेट करें और इन दोनों के बीच के फोर्स को कैलकुलेट करें, तो फोर्स ऑन ए ड्यू ओ ड्यू टू ए, मैग्नीट्यूड में फोर्स ऑन ए ड्यू ओ ड्यू टू सी, दोनों न्यूमेरिकली बराबर हुए कि नहीं, और डायरेक्शन में ऑपोजिट हुए। देखो डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप करोगे। अब सिमिलरली बी वाले चार्ज को देखो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये -5 माइक्रोकूलम, तो -5 माइक्रोकूलम चार्ज इस रेफरेंस चार्ज को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट तो ये भी करेगा, दोनों करेंगे, लेकिन हमें कौन सा एरो लगाना है, रेफरेंस चार्ज को अदर चार्ज क्या कर रहे हैं, Q1 क्या कर रहा है, Q2 क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो हम क्या इसका एरो बनाएंगे, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। बोलो सिमिलरली अब ये -5 माइक्रोकूलम है, ये भी इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा,
इसकी डायरेक्शन क्या बनी, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। और आप देखो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना आएगा, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस। और इन दोनों के बीच में देखो तो डिस्टेंस तो सेम है क्योंकि डायगोनल का हाफ है दोनों में ही। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 और -5 यहाँ है और यहाँ भी देखो +1 और -5। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी चार्ज इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। और आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो मैंने डायग्राम में शो कर दी। बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्वेश्चन 1 मिनट में ओरली होते हैं। ये तो मैं आपको इतना इसलिए डिटेल में समझा रही हूँ कि बहुत बच्चे बहुत क्वेश्चन के बाद भी उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैम ए अगर ओ को रिपेल कर रहा है तो ओ भी तो उसको रिपेल कर रहा है, तो हमने इसी की डायरेक्शन क्यों बनाई, हमने ऐसे क्यों नहीं बनाई। तो इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ कि हमें फोर्स किस पे निकालना है, रेफरेंस चार्ज पे। तो रेफरेंस चार्ज क्या कर रहा है ये हमें नहीं देखना है, ना हमें उसका एरो लगाना है। हमें ये देखना है कि रेफरेंस चार्ज को अदर चार्जेस क्या कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो अदर चार्ज ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, तो ये डायरेक्शन इसकी नहीं लेनी, इसकी। बात समझ में आ गई। क्योंकि हमें नेट फोर्स इस पे निकालना है, ये इस पे कितना फोर्स लगा रहा है वो नहीं निकालना है। हमें फोर्स निकालना है ABCD कॉर्नर चार्जेस से सेंट्रल वाले चार्ज पे फोर्स। तो रेफरेंस चार्ज को फोकस करना है कि उसको अदर चार्जेस कितना फोर्स लगा रहे हैं, किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं और कितने मैग्नीट्यूड से। बात समझ में आ गई। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आगे देखो, अब इसको लिखोगे कैसे, फोर्स ऑन O is equals to force on O due to A charge plus force on O due to B charge plus force on O due to C charge plus force on O due to D charge। देखो कंपटीशन वाले बच्चे इनको ओरली कर लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा शॉर्टकट कर देते हैं कि वो फिर 2 नंबर का क्वेश्चन में आधा मिलेगा, 1 नंबर के क्वेश्चन में हाफ मिलेगा। समझ रहे हो कि उन्होंने सीधा बस डायग्राम बनाया, F लिख दिया 0, गलत हो जाएगा। आपको स्टेप प्रॉपर लिखनी है। CBSE बोर्ड ISC बोर्ड के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, जितने स्टेप आप स्किप कर दोगे उतने नंबर आपके स्किप हो गए। तो कॉम्पिटिशन्स वाले बच्चे इसको बहुत ध्यान दें क्योंकि तुम्हारे यहाँ बहुत क्वेश्चन बहुत शॉर्टकट कराए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप इतना लेंथी क्वेश्चन बना दो। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, पहले इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन दिस स्क्वायर, फिर इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इसको करेंगे। उतना लेंथी भी नहीं करना है, हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे। कैसे, देखो फोर्स ऑन O ड्यू टू A, ये इक्वल एंड ऑपोजिट है, फोर्स ऑन O ड्यू टू A प्लस फोर्स ऑन O ड्यू टू C। तो ये फोर्स ऑन O ड्यू टू D, ये इसके ऑपोजिट है नहीं। A जितना लगा रहा है, B कितना, हमारे B किसके इक्वल है, A, ये B लिखो पहले D। अब ये इसके इक्वल हो गया। A वाले चार्ज को कौन कैंसिल कर रहा है, C वाला, C उसके ऑपोजिट है। और B वाले को कौन कैंसिल कर रहा है, फोर्स ऑन O ड्यू टू D। तो अब A वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इसने कैंसिल किया, इस वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को इसने कैंसिल किया, तो 0 न्यूटन। बात समझ में आ गई। इस तरह से लिखना है, क्लियर है। आगे समझ में, या आप फिर स्टेटमेंट में लिखते कि फोर्स ऑन O ड्यू टू A इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू फोर्स ऑन O ड्यू टू C, hence cancelled. Similarly, force on O due to B is equal and opposite force on O due to D, hence these are also mutually cancelled. Therefore, net force on charge placed at center is 0. या आपसे ये भी पूछ सकते थे कि prove that this charge remains in equilibrium, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स उस पर 0 आ रहा है जो हमने सेंटर पे प्लेस किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई। तो आप इस तरह से भी कर सकते थे, स्टेटमेंट में भी 2 लाइन में आप लिख सकते थे, वो भी करेक्ट है। लेकिन केवल ये नहीं कि आपने बस मन से डायरेक्शन बनाई और यहाँ लिख दिया 0 न्यूटन। तो अगर या तो स्टेटमेंट में आप लिखो या मैथमेटिकली थोड़ा सा सॉल्व करो। तो इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गई, मैग्नीट्यूड यहाँ आ गया डायरेक्शन डायग्राम में, और उसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से 1 लाइन में आपने लिख दिया, तो कंप्लीट आपकी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब देखो एनसीईआरटी का जो ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भले ही सेम एज इट इज नहीं आए, इसी तरीके के 10 और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये चार्जेस उन्होंने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, सेंटर पर पूछ लिया फोर्स, तो वो एनसीईआरटी बेस्ड हो गया। तो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा आया 7। An electrostatic field line is a continuous curve. That is, a field line can't have sudden breaks. Why not? ये अगर आप पॉइंट देखो तो मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो प्रॉपर्टीज हैं, जहां मैंने लिखवाया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, वहां मैंने इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है 1 नंबर में कंसेप्चुअल्स में, इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने अंडरलाइन करके नोटेड पॉइंट में आपको लिखवाए हैं। उन्होंने क्या कहा है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम पढ़ते तो बेसिक ये हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है। मैंने आपको कहा, क्या बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करती, ठीक है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब जब अंदर एंटर नहीं करती तो डिसकंटिन्यू हो गई। तो बेसिक नेचर उनका क्या है कि दे आर डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस। तो अगर प्रॉपर्टी की बात करोगे आप, उनकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे, फीचर की बात करोगे, तो दे आर डिसकंटिन्यूअस। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक पॉइंट चार्ज है और आगे कुछ नहीं है, ना कोई दूसरा फील्ड है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ना कोई दूसरा चार्ज है, तो ये इससे ओरिजिनेट होके कहाँ तक जाएंगी, टिल इंफिनिटी। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन टिल इंफिनिटी दे शो कंटिन्यूटी। बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यहीं पे माइनस क्यू चार्ज होता तो भाई इससे इसमें जंप कर जाती, अट्रैक्शन फोर्स से ये कर्व ट्रैक पे आ जाती है। वैसे स्ट्रेट लाइन में चलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन अगर कोई फोर्स कोई भी दूसरा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, तो वो स्लाइड अपने पाथ से डेविएट होती है, तो कर्व पे आ जाती है। तो अब ये देखो डिसकंटिन्यू हो गई, तो इस केस में तो ये डिसकंटिन्यूटी शो कर रही है, ठीक, और यहाँ क्या शो कर रही है, कंटिन्यूटी, ठीक। और यहाँ सडन ब्रेक हो गया, यहाँ दे डोंट हैव सडन ब्रेक। तो आपको मतलब समझना बहुत ढंग से है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर एंटर्स, नेवर एंटर, कभी भी एंटर नहीं करती। तो उनका बेसिक नेचर क्या है, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दे आर डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है। बट इन द एब्सेंस ऑफ अनदर फील्ड, ठीक है, किसी दूसरी फील्ड के एब्सेंस में, या आप कह सकते हो इन जो एनसीईआरटी ने पैराग्राफ लिखा है, आप पढ़ना इसको भी, बहुत अच्छा एनसीईआरटी बीच बीच में थ्योरी देती है। उन्होंने क्या लिखा है, इन चार्ज फ्री स्पेस। चार्ज फ्री स्पेस का मतलब वहां कोई दूसरा चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कंटिन्यूटी, दे डोंट हैव सडन ब्रेक। बात समझ में आ गई। अगर मैं इस चार्ज को मिटा दूं, इसको, और केवल आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही है, तो इंफिनिटी तक जितनी भी लाइन निकलेंगी सब कंटिन्यूटी शो करेंगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ अनदर फील्ड, अनदर चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो कंटिन्यूटी, दे डोंट हैव सडन ब्रेक। सडन ब्रेक का मतलब अपने पास से एकदम मुड़ गई, एकदम गायब हो गई, पॉजिटिव से निकली, नेगेटिव चार्ज उसमें गायब हो गई, तो सडन ब्रेक हो गया। और अगर कोई चार्ज नहीं है दूसरा, तो दे डोंट हैव सडन ब्रेक। बात समझ में आ गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको दिमाग में अच्छी तरह रखना है। आगे समझ में